संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वार्ता में हम भारत पर प्राचीन काल में पर्शियन और ग्रीक आक्रमण जो हुए उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्शिया द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था उसकी चर्चा करेंगे। देखा जाए तो भारत और पर्शिया के आपसी संबंध आदिकाल से रहे हैं। ऋग्वेद और जो ज़ेंदा अवस्था दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनमें इनका अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो पता चलता है कि अवस्था में ऋग्वेद के मंत्रों के हुबहू अनुवाद जैसे किए गए हैं। अवस्था में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वायु, मित्र, नस्त्य आदि को उन्हीं नामों से, लगभग उन्हीं जैसे नामों से बुलाया गया है। जैसे इंद्र को इंद्र ही कहा गया, वायु, मित्र और नाओन हैथ्या कहा गया है। वैदिक देवता वरुण को अवस्था में अहुरा मजदा कहा गया है। यम को जुमा कहा गया है। इसी तरह ऋग्वेद में भी कुछ ऐसे अंश हैं जो उस समय से पर्शिया से उनके संबंधों को दर्शाते हैं। जैसे ऋग्वेद में पार्थवा शब्द कहा गया है पर्शियन के लिए। अवस्था के अनुसार हप्ट हिंदू अहुर द्वारा निर्मित 16 राज्यों में से 15वां था। ये उसमें उल्लेख है। उसमें उस हिंदवा पर्वत का उल्लेख है जिसे हिंदकुश या हिमालय कहा गया है। इसके साथ ही साथ बोगोजकोई जो अभिलेख है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, उसमें हिट्टीज के राजा और मिथानी के राजा के बीच हुए कॉन्टैक्ट का, यानी कि अनुबंध का उल्लेख है। और यह भी उसमें उल्लेख है कि मित्र, वरुण, इंद्र, नस्त्य आदि देवों ने उनको प्रोटेक्ट किया, उसकी रक्षा की, उसका सहयोग किया। इस आधार पर कुछ विद्वान वैदिक और अवस्थाई लोगों को अविभाजित आर्य कहते हैं। इनमें इतनी समानता है कि लोगों का यह मानना है कि ये विभाजन के जैसे एक शाखा यहाँ आई और एक शाखा उधर चली गई, तो ये मानते हैं कि दोनों जो है जब अविभाजित थे तो एक ही लोग थे। इसी तरह एक अभिलेख और भी है, तेल अल अमरना। इसमें मितानी राजकुमारों के नाम संस्कृत उच्चारण वाले हैं, जैसे सुरतन, तुषार्त, आर्तात्मा आदि उनके नाम हैं, जो बिल्कुल वैदिक नामों जैसे ही मिलते हैं। इसी तरह किस्सिटिस के कुछ राजा जिन्होंने बेबीलोन पर राज किया था, उनके नाम जैसे मार्त्या, मरुत जैसा है। दूसरा सूर्यास, सूर्य जैसा। असुर को अवस्था में अहुर कहा गया है। तो इस तरह जो भाषा को लेकर के और उसमें विभिन्न जो नाम हैं और बहुत सारे उच्चारण ऐसे हैं जिससे लगता है कि इन दोनों वैदिक आर्यों और जो अवस्थाई लोग हैं पर्शियन लोग, उनके बीच एक अंतर संबंध कहीं न कहीं बड़ा घनिष्ठ रहा है। भारत और पर्शिया के बीच अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो इलाका है वह एक लिंक के रूप में था, एक आपसी संबंधों को जोड़ने वाला लिंक था। वैदिक और अवस्था के विद्वानों ने दोनों ग्रंथों में जो वर्णित है कुंभा यानी काबुल नदी, कुर्मु कुर्रम, गोमती उसका नाम गोमल और गांधार को सामान्य रूप से वर्णित किया गया है। दोनों इस महाग्रंथों में दोनों जो है सामान्य रूप से वर्णित हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी में व्यापार और वाणिज्य भारत और बेबीलोन के बीच फारस की खाड़ी से, यानी पर्शियन गल्फ, इससे हो करके जाता था, इनसे हो करके ही होता था। अस्पष्टता
जाहिर सी बात है कि बेबीलोन के बीच में जब पर्शिया आता था तो उनके बीच एक पर्शिया और बेबीलोन के बीच एक लिंक था ये, तो उनके बीच अच्छे संबंध रहे होंगे तभी अच्छा व्यापार होता था दूसरे देशों से। फारस में अखमेनी शासन जो अखमेनी साम्राज्य तो फारस का था, उसका जो है साइरस एक द्वारा 558 बीसी या 530 बीसी दोनों उल्लेख आते हैं, उसने बैक्ट्रिया, मेडिया, बेबीलोनिया और असीरिया ये इन प्रांतों को उसने जीत लिया था। स्ट्रैबो का कहना है कि भारत की ओर वह गेड्रोसिया यानी उसको मकरान जो इलाका है उसको गेड्रोसिया शब्द कहा गया है, तो भारत की ओर वो मकरान की ओर बढ़ा किंतु वहाँ सफल नहीं हुआ। वो प्लिनी कहता है कि उसने जो मुख्य नगर था गेड्रोसिया का, कपिशी, उसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद साइरस का पुत्र जो कैम्बियासिस था वो तो मिस्र में फंसा रहा, वो भारत नहीं आ पाया, लेकिन डेरियस या जिसको डेरिया वुश कहा गया है, उसने जो है 522 से 486 उसका राज्य रहा है। उसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं जिससे भारत के संबंधों पर पूरा प्रकाश पड़ता है। एक तो अभिलेख है बहिस्तान का शिलालेख, ये 520 से 18 ईसा पूर्व का है। उसमें गांधार राज्य को उसके राज्य में हुआ बताते हैं। दूसरा जो है पर्सिपोलिस का अभिलेख है जो 518 से 515 तक के अवधि का, बीसी की अवधि के बीच का है। उसमें ये कहा गया है कि पंजाब उसके राज्य का हिस्सा था। एक जो तीसरा अभिलेख है वो नक्शी रुस्तम का अभिलेख है। इसमें भी पंजाब को उसके राज्य में बताया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि सिंध भी उसने जीता था। हेरोडोटस के अनुसार सिंध डेरियस के जो 20 छत्र प्रांत थे उन प्रांतों में 12वें नंबर का था, जहां से उसे 360 टैलेंटस स्वर्ण धूलि प्रति वर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होता था, यानी 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग के बराबर ये राजस्व उसको मिलता था। हेरोडोटस जो कहता है कि 517 बीसी में डेरियस के ग्रीक नाविक स्काइलैक्स के नेतृत्व में सिंधु घाटी में एक खोजी अभियान भेजा गया था जो पंजाब से शुरू होकर के 13 माह में समुद्र तट पर पहुंचा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि सिंधु का जो इलाका था वो डेरियस के राज में था। इसी के कारण उसने स्काइलैक्स के द्वारा एक अभियान सिंधु पर भेजा था। हेरोडोटस ये भी कहता है कि डेरियस द्वारा ग्रीक और पर्शिया के युद्ध में, ग्रीक और पर्शिया के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारतीय पैदल, घुड़सवार और रथ सैनिकों को उसने वहाँ पर तैनात किया था और इन सैनिकों ने उस युद्ध में भाग लिया था। इसमें एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि हेरोडोटस जो है भारतीय सैनिकों द्वारा जो सूती वस्त्र पहने गए थे उनकी काफ़ी प्रशंसा करता है, उनकी गुणवत्ता की काफ़ी प्रशंसा करता है। भारत पर पर्शिया द्वारा जो अटैक किए गए वो और जो साम्राज्य स्थापित पंजाब में और सिंध क्षेत्र में स्थापित किया गया था वो डेरियस III के काल तक जो है बना रहा। और इसके बाद जब सिकंदर द्वारा 330 बीसी में पर्शिया पर अटैक किया गया और अर्बेला के युद्ध में उसने, जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था, उसने पराजित किया। डेरियस III की उस युद्ध में हत्या हो गई थी। तो इसके बाद जो है पर्शिया का शासन सिकंदर के आक्रमण से ध्वस्त हो गया। विंसेंट स्मिथ एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। उन्होंने पर्शिया के अधिकार में हेरात, कंधार, जिसको गांधार भी कहा गया है, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट और संपूर्ण सिंध
का जो इलाका है उसको कहते हैं कि वो पर्शियन राज्य में था। संभव है कि डेरियस थर्ड के समय पर्थिया का नियंत्रण कमज़ोर हुआ, जिससे कई राज्य उसमें से स्वतंत्र हो गए और छोटे छोटे राज्यों में ये गणतंत्र या राजतंत्र जो है वहाँ पर विकसित हुआ। और इसके कारण इसका जो नुकसान हुआ कि छोटे छोटे गणतंत्र चूँकि बड़े लड़ाकू लोग थे तो वो एकजुट नहीं से हो पाए सिकंदर के आक्रमण के समय, और अलग अलग होने के कारण वो कोई चुनौती नहीं पेश कर पाए और सिकंदर ने उनको परास्त कर दिया। एक चीज़ और भी है कि मगध में जो उस समय नंद वंश था काफ़ी ताकतवर वंश था, तो उसने भी सिकंदर को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। एक बात और भी, ये पर्शिया और भारत के बीच जो अंतर संबंध विकसित हुए थे, इसका भारत पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और उन संपर्कों का कई रूपों में प्रभाव पड़ा। जैसे पर्शिया में स्टैंडर्ड सोने और चांदी के सिक्के भारतीय क्षेत्रों में भी, क्योंकि राज्य उनका यहाँ पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में था, तो वहाँ पे वो जो स्टैंडर्ड सिक्के थे चांदी और सोने के, वो भारतीय क्षेत्रों में भी चलने लगे और इसको सिल्वर कॉइन काफ़ी पॉपुलर था, जिसको सिग्लोई कहा जाता था। दूसरी बात यह है कि पर्शिया की जो खरोष्ठी लिपि थी वह इन क्षेत्रों में भी प्रचलित हो गई और 4वीं शताब्दी AD तक खरोष्ठी लिपि का प्रचलन पश्चिमोत्तर भारत में रहा है। नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न इलाका जो हमारा था वहाँ पे चलती थी ये, और खरोष्ठी लिपि जो है पर्शिया में जो अरामिक लिपि थी उससे उद्भूत हुई, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के जो स्तंभ हैं उन पर सिंह या बैलों या पंखों वाले जानवर का मूर्ति शिल्प है, यह भी, और उस पर जो अरामिक लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेखों पर, यह भी पर्शियन प्रभाव को दर्शाता है। चौथी बात, जो भारतीय व्यापार पर्शिया से संपर्क होने का ये हुआ कि भारत का जो व्यापार था पश्चिमी देशों से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और काफ़ी फूला फला संपन्न हुआ। पर्शिया के विभिन्न क्षेत्रों से होकर के भारत का व्यापार बढ़ा और इससे भारत की समृद्धि बढ़ती है। भारतीय विद्वान दार्शनिक पश्चिमी देशों और ग्रीक यूनान आदि में गए और उनका जो है सुकरात से संवाद का भी उल्लेख मिलता है। पर्शियन अधिकारी मौर्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे और चंद्रगुप्त ने काठियावाड़ का गवर्नर एक पर्शियन को ही बनाया था। एक फैशन के क्षेत्र में भी पर्शिया का प्रभाव आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाल धोने की प्रथा वो पर्शिया से सीखी थी। वहाँ के राजाओं के बाल जो है धोने की एक प्रथा थी, एक अनुष्ठान होता था, तो चंद्रगुप्त ने उसको वहाँ से अडॉप्ट किया था। इसके अतिरिक्त जो मीटिंग होती थी बड़े लोगों से, बड़े बड़े अधिकारियों से या किन्हीं विदेशी प्रतिनिधियों से, तो उनके वहाँ एक आग जलाकर बैठने की परंपरा थी। जहाँ पे मीटिंग होती थी वहाँ पर पवित्र आग जलाई जाती थी। ये प्रथा भी वहीं से आई थी। पर्शियन महिलाएं काफ़ी ताकतवर स्टर्डी थीं, तो उन्हें जो है अंगरक्षक के रूप में भारतीय राजाओं के यहाँ तैनात किया गया। इसके साथ ही जो पर्शिया से कुछ कलाएं भी आईं, जैसे पत्थर पर को चमकीला बनाने की, चमकदार पॉलिश करने की परंपरा, ये पर्शिया से आती है। भारत पर जो यूनानी संस्कृति का प्रभाव आया वह भी जो है पर्शिया के माध्यम से भारत में आया। डॉक्टर RD बनर्जी कहते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर पर्शियन का जो प्रभाव पड़ा वह काफ़ी अस्थायी रूप से पड़ा, यानी एक परमानेंट मार्क के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। एक चीज़ और भी, जो हमारे यहाँ खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, ये अरामिक लिपि जो कि पर्शियन लिपि थी उसी से हुआ, जो तुर्किस्तान, बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, सिंध
इन क्षेत्रों की जो है प्रमुख लिपि बनी और 3rd सेंचुरी एडी तक और 4th सेंचुरी एडी तक ये चलती रही। वी.ए. स्मिथ ये भी कहते हैं कि मौर्यों द्वारा पर्शियन पद्धतियों को अपनाने और उनसे प्रभावित होने का प्रमाण मिलता है। अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद और प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठक में जो पवित्र अग्निवाली है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मौर्यों ने इसको काफ़ी ग्रहण किया था। तो ये सब जो प्रभाव पड़ा पर्शिया का, एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। लेकिन पर्शिया साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी ये बहुत सारे जो प्रभाव थे ये बहुत दिनों तक विद्यमान रहे और वो सारी चीज़ें भारतीय इतिहास को एक लंबे समय तक प्रभावित करती रहीं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम आपको इसी तरह के ज्ञानात्मक और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, तो इन विषयों को आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें और आपकी अधिक से अधिक सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।